अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा आज का आर्टिकल है 1.5.3 यानी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन न्यूमन कंप्यूटर। वॉन न्यूमन पढ़ रहे हैं 1.5 और उसका सब टॉपिक है ये कि उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी खुसूसियात क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या हैं। अभी जिन्हें हम गुण कहने लगे हैं, बाद में इसकी छोटी मोटी बुराई भी आएगी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अभी बात करते हैं कि 3 करैक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में है सिंगल मेमोरी स्टोर। सिंगल मेमोरी स्टोर का क्या मतलब है? देखिए, इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक जगह है जहाँ पर आपको सारी की सारी सब्जियाँ काट के स्टोर करनी है और पकाने के लिए कहीं और ले जाना है। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए। लेकिन अगर एक ही बहुत बड़ा किचन है, वहीं सारे टूल्स अवेलेबल हैं, वहीं सारा मटेरियल्स अवेलेबल है, वो सारी सहूलियात अवेलेबल हैं, सारी फैसिलिटेशंस अवेलेबल हैं जो उस प्रोसेस में आपके काम आने वाली हैं, तो काम थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा क्योंकि एक ही जगह सब कुछ अवेलेबल है। इसकी एग्जांपल काफ़ी सारी दी जा सकती हैं, लेकिन शॉर्ट में ये बात है कि जहाँ पर सारी चीज़ें एक ही जगह अवेलेबल हों तो काम थोड़ी जल्दी हो जाएगा। यही बात वो यहाँ कह रहे हैं कि सिंगल मेमोरी स्टोर का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन भी वहीं पे हैं और डाटा भी वहीं पे है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे हम मेमोरी में कोई गेम प्ले कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं, आप डबल क्लिक करते हैं, गेम प्ले हो जाती है, या ऐप पे क्लिक करते हैं, गेम चल पड़ती है। तो रैम के अंदर गेम लोड हो रही है, आप जब कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो भी रैम में ही जा रहा है। तो जहाँ पे गेम का कोड चल रहा है वहीं पे आपकी इंस्ट्रक्शन भी साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि वो एक ही जगह पे है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसे अलग से कहीं प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, उसे एक ही जगह पे सारे का सारा डाटा मिल जाएगा। इसकी और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो इस तरीके से समझ लीजिए कि आपने अपना एक स्टडी टेबल बनाया, जो कि कम लोग बनाते हैं लेकिन बहुत अच्छी आदत है, बनाना चाहिए, जहाँ पर एक छोटा सा लैंप अवेलेबल है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी आपने एक चेयर रखी हुई है, टेबल की बड़ी कंफर्टेबल सेटिंग की हुई है आपने, और साथ सारी बुक्स, की बुक्स, आपके कैलकुलेटर भाई साहब, आपके सारे के सारे टूल्स, पेन, पेंसिल, रेजर, स्केल, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। आपने ड्रॉर में सारा कुछ रखा है। तो अब क्या बेनिफिट होगा कि उस काम को करने में, आप स्टडी जब कर रहे हैं तो आपको जो भी टूल्स लगते हैं आपने अगर सारे पहले ही सजावट करके सेव कर लिए हैं तो अब आपको उठ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी टूल चाहिए आप ड्रॉर ओपन करेंगे और आपको पता होगा यहाँ पड़ा है और आप उसको यूज़ कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई वर्क कर रहा है घर में हार्डवेयर का, तो उसे हथौड़ी भी चाहिए, उसे स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए, उसे प्लायर भी चाहिए, तो वो सारे अगर एक ही जगह पे पड़े होंगे जहाँ वो काम कर रहा है, टूल बॉक्स जैसे मैं भी यूज़ करता हूँ, काफ़ी लोग करते हैं, तो फ़ायदा क्या होता है कि हमें बार बार टूल जाकर लाने की ज़रूरत नहीं, वो एक ही जगह सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो मेमोरी में भी ऐसा ही हो रहा है, जहाँ पे हमारा गेम कोड पड़ा है वहीं हमारी इंस्ट्रक्शंस भी पड़ी हैं, यही गेम का कोड है, यही इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, तो मेमोरी थोड़ी जल्दी चल रही है। आइडिया ही लेना है, या तो बुक से कर ही लेंगे आप, लेकिन आई थिंक सो कि आपको ये आइडिया हो रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक ही जगह कोड भी पड़ा है सॉफ्टवेयर का और वहीं हमारी इंस्ट्रक्शंस भी चल रही हैं, तो एक ही जगह हो रहा है तो काम आसानी से हो रहा है। ऑलराइट, उसके बाद आता है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। अब ये सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन क्या है? जैसे मैं आपको पिछले लेक्चर में बता रहा था, पिछला लेक्चर क्यों कह रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता है कि टॉपिक्स ना रिलेट करते हैं पिछले टॉपिक से, तो मैं इसलिए कहता हूँ प्लेलिस्ट को फॉलो करो सीक्वेंस में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, 9th कंप्यूटर साइंस फुल बुक, और मैथ्स के भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं साथ साथ, तो उसका भी लिंक ऐड है, जो आपकी हेल्प हो सके मुझसे मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए ताकि कोई लेक्चर मिस ना हो जाए। टॉपिक पे आते हैं। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है? इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस्ड वन आफ्टर अनदर। जैसे आप एक शॉप पे जाएं, ज़्यादातर एग्जांपल देनी चाहिए फास्ट फूड की शॉप की या किसी भी शॉप की, तो आपको भी गौर करिएगा कि फास्ट फूड अगर मैकडॉनल्ड्स भी आप जाओ तो वहाँ पर अगर आप काउंटर लगा है, टोकन नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो आप एक सीक्वेंस की लाइन में खड़े हो जाते हैं कि पहले आपसे जो पहले पर्सन आया था उसकी बारी आएगी, फिर आपकी बारी आएगी। तो ये एक सिस्टम है कि आप एक प्रोसेस को ख़त्म करके फिर दूसरे प्रोसेस के पास जाते हो और फिर उसे ख़त्म करते हो। यहाँ ख़त्म करने की बात नहीं हो रही, यहाँ फैसिलिटेट करने की बात हो रही है। यानी प्रोसेसर ये देखेगा कि पहले मैंने आकर ये कहा कि ऑडियो प्ले कर दो तो उसने ऑडियो प्ले कर दी, फिर मैंने कहा कि ये वीडियो डाउनलोडिंग पे लगा दो, उसने वीडियो डाउनलोडिंग पे लगा दी, फिर मैंने कहा ये ब्राउज़र ओपन करके मुझे ये वाला डाटा दिखाओ, उसने डाटा दिखा दी। अब आप कहेंगे सर ये इकट्ठा तो चल रहा है सारा कुछ, बिल्कुल सही कहा, ये सब कुछ एक साथ चल रहा है, मे बी 10 ऑपरेशन चल रहे हों, लेकिन CPU सबको बारी बारी टाइम दे रहा है और बांट इस तरीके से रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और कौन बांट रहा है? कंट्रोल यूनिट। काउंट कौन कर रहा है? प्रोग्राम काउंटर। और ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी कहाँ हुई हैं? रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर। और मेमोरी ये सारे का सारा किसके साथ मिलकर चला रही है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के साथ। सर खिचड़ी पका दी आपने, पिछला लेक्चर लिया होगा तो खिचड़ी नहीं पकेगी, समझ आ रही होगी। ओके, इट फॉलोज द स्टेप्स इन ऑर्डर दे आर रिटन। ये बात जो लिखी है ना, ये वाली जो आपके इस पैराग्राफ के एंडिंग पे लिखी हुई है, इसका ताल्लुक है आपकी प्रोग्रामिंग से। अब ये प्रोग्रामिंग क्या होती है? इंशाल्लाह 10th क्लास में या फ्यूचर में जो क्लासेज आप पढ़ेंगे वहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगेंगी, सी लैंग्वेज, C#, जावा, पाइथन जो आजकल चल रही हैं। वहाँ क्या होता है कि आप कोडिंग करते हैं। कोडिंग क्या होती है? यानी हम सॉफ्टवेयर बनाना सीखते हैं, इसी लेवल पे सीखेंगे जी, बिल्कुल छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बनाने आप सीखेंगे। तो अब छोटे मोटे जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सीक्वेंस में प्रोग्राम चलता है। लाइन नंबर 1 का कोड रन होगा तो लाइन नंबर 2 का कोड रन होगा। अगर लाइन नंबर 3 के कोड में कोई एरर आ रहा है
तो लाइन नंबर 4 रीड ही नहीं होगी, वो 3 पे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस है। आई थिंक अब आप बात को समझ रहे हैं। इट फॉलोज द स्टेप्स इन ऑर्डर दे आर रिटन, वो जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में उनको वो एग्जीक्यूट करेगा, चलाएगा। आई थिंक समझ आ गई होगी, आइडिया ही लेना था एंड आई थिंक सो कि हो गया होगा। ये बड़ी मजे की बात है। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको बहुत जल्दी समझ आएगा, क्योंकि आज की दुनिया में ये बड़ा कॉमन है। जैसे आप एक ऐप यूज़ करते हैं व्हाट्सएप फॉर एग्जाम्पल, और उसकी कोई अपडेट आ गई है, ठीक है। अब आप जब अपडेट करेंगे तो 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि जो पहले व्हाट्सएप ने मेमोरी ली हुई थी रैम की, हमारे फ़ोन की, या जगह ली हुई थी हमारी हार्ड की, जब नहीं हम व्हाट्सएप को अपडेट करेंगे तो वो वाला जो साइज़ उसने लिया हुआ है वो भी रहेगा, और जो हम अपडेट कर रहे हैं वो भी साइज़ रहेगा, तो ये तो डबल हो जाएगा। अगर 50 MB की ऐप थी तो ये तो 100 MB हो गया। ऐसा नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को इसलिए बताया गया। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो पुरानी इंस्ट्रक्शंस खत्म हो जाती हैं और नई इंस्ट्रक्शन उनकी जगह ले लेती हैं, क्योंकि वो पूरा का प्रोग्राम पहले जो बेसिक फंक्शन है वो तो अवेलेबल ही है, लेकिन जो नए फंक्शंस ऐड किए गए हैं उसके बिहाफ पे उसे हम अपडेट कहते हैं। इसलिए वर्ड क्या यूज़ किया गया है? रिप्लेस इन अपडेट। रिप्लेस, पुराना खत्म कर दिया गया और नया उसकी जगह पे आ गया। आई थिंक सो आपको बात समझ आ गई होगी कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी ऐप को जब अपडेट करते हैं तो पुराने वाले को ख़त्म कर दिया जाता है और उतनी ही जगह पे नया वाला आके और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने लग जाता है विद न्यू एंड क्या कहते हैं उसे, एम्बेडेड फंक्शंस, विद न्यू एंड एम्बेडेड फंक्शंस और अपडेटेड फंक्शंस के नए फिल्टर्स, नए के नए ऑप्शंस उसके अंदर ऐड कर दी जाती हैं। होपफुली आपको लेक्चर कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा और मैं कुछ ना कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ आपकी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।